नमस्कार साथियों, आ चुका आपका होस्ट एंड दोस्त पवन लेकर के ताजा तरीन टॉपिक आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल सेंटर झारखंड पे। चलिए साथियों, आज का क्लास हमारा क्या है, संविधान के बारे में, क्लास 8 के बारे में है ना। क्लास 8 में संविधान के बारे में ना, यानी कॉन्स्टिट्यूशन। उससे पहले मैं आप लोगों को ये जानकारी दे दूं कि हमारा ये यूट्यूब चैनल है एजुकेशनल सेंटर झारखंड। कौन सा? एजुकेशनल सेंटर झारखंड। आप इस यूट्यूब चैनल पे अगर नए हो तो फटाफट इसे सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें वीडियो को, और अपने साथियों के साथ शेयर भी कर लें ताकि उन लोगों को भी ये क्लास करने का मौका ना छूटे ना। चलिए तो पढ़ना शुरू करते हैं साथियों। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था, ये हमारा पिछले क्लास का थंबनेल है। आप लोगों को वहां पे क्लास देखे होंगे तो जरूर ये पता होगा कि संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। किसके बारे में? संविधान के बारे में। कि संविधान हमारे देश में लागू हुआ, किस तरह का क्या नियम कानून होता है, उसमें कौन कौन से जो है सो संविधान में क्या क्या कानून किस तरह से पारित होता है, क्या क्या होता है, मतलब सारा चीज जानकारी उसमें सारा मैंने आप लोगों को बताया है यहाँ पे। कि नेताओं के लिए, राष्ट्रवादी नेताओं के लिए जो, मतलब उसके बाद फिर फेडरलिज्म यानी संघवाद मैंने बताया आप लोगों को भारतीय संविधान के आयाम में ना। इस तरह से सारा मैंने टॉपिक को डील किया। आगे भी मैं बता दूं, ये देखिए सारा संविधान में हम लोगों ने पढ़ा है ना। ठीक है साथियों, तो आज हम लोगों को आगे पढ़ना है उसी संविधान के बारे में, आगे हम लोगों को आज जानना है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन से। क्या है आज का मोटिवेशन? आज का मोटिवेशन है साथियों, इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन देन फर्स्ट यू बर्न लाइक अ सन। यानी अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो सूर्य की तरह पहले आपको जलना पड़ेगा, तपना पड़ेगा। ये मोटिवेशन शायद मैं एक बार पिछले क्लास में भी लेकर के आया हूँ, शायद क्लास 6 वालों में लेकर आया हूँ ना। खैर कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए मोटिवेशन बहुत ज़्यादा काम का है ये। आप लोगों को ऊर्जान्वित रखने के लिए, हमेशा जो है सो सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए, सेल्फ मोटिवेटेड रहने के लिए पढ़ाई लिखाई से संबंधित पूरा मदद करेगा। इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। यानी अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले आपको सूर्य की तरह जलना पड़ेगा, तपना पड़ेगा। कहने का अर्थ है साथियों कि अपने इस जो लिखा हुआ है ना, इस वर्ड को अपने लाइफ में उतारिए। अगर आप अपने लाइफ में इसे उतारते हैं तो आपको एकदम सीधा सीधी इम्पेक्ट अपने लाइफ पे ये पड़ता है कि अगर आपको कुछ बनना है, अगर आपको एक अधिकारी बनना है, अगर आपको आईएएस बनना है, अगर आपको डीएम बनना है, अगर आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कुछ भी बनना है ना, तो पहले जो है आपको मेहनत करना पड़ेगा, कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। यानी अपने लाइफ में जो है सो आपको जलना पड़ेगा, तपना पड़ेगा। उसके बाद ही आप जो है सो शाइनिंग हो सकते हैं, आप चमक सकते हैं। जैसे अभी देखिए पिछले कुछ दिन पहले एक आईएएस का 2020 का 2019 का जो है सो रिजल्ट निकला। उसमें शुभम कुमार टॉपर बने हैं, नंबर 1 रैंक में ना, नंबर 1 रैंक उनका आया है। तो वो टॉपर बने हैं। अब देखिए उनका क्या, मतलब कितना जय जयकार एक तरह से हो रहा है। वो खुशी एक अजब ही खुशी होती है। कितना भी मेहनत आप करें, मेहनत समय तो थोड़ा लगेगा कि हाँ चलो मेहनत करना पड़ रहा है, लेकिन अगर आप बनोगे ना कुछ, तो कसम से बता रहा हूँ, मतलब एक अजीब टाइप का फील होता है। मतलब इतना अच्छा फील होता है, खुशी के आंसू आ जाते हैं। उसी तरह से अगर आपको कुछ बनना है लाइफ में, अपने कुछ करना है, तो पहले आपको मेहनत करना पड़ेगा, जलना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, तभी आप चमक सकते हैं। ठीक है साथियों, चलिए तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था संविधान, संविधान के बारे में। उसके बाद फेडरलिज्म यानी संघवाद के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोगों को पढ़ना है पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है, यानी संसदीय शासन पद्धति ना। संसदीय शासन पद्धति क्या होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है, आज मैं आप लोगों को एकदम डीपली बताऊंगा। और कसम से बता रहा हूं, आप लोगों को पढ़ने में इतना मजा आएगा ना, मतलब मैं इसको इतना अच्छा से रियलाइज कर पा रहा हूं, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, इतने अच्छे से एनालिसिस करके आया हूं आप लोगों के लिए पार्लियामेंट्री सिस्टम, कि आप लोग पढ़िएगा तो लगेगा ही नहीं कि पढ़ाई कर रहे हैं। खेल खेल में आप लोगों को एकदम मजा आने वाला है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं साथियों आज का क्लास। आप लोग एकदम, पहले मैं एक चीज और बता दूं, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर लें, क्योंकि पढ़ने के बाद आप लोगों को ध्यान नहीं रहता ना, इसलिए अभी लाइक सब्सक्राइब और शेयर अपने साथियों में कर लेंगे। चलिए मैं जूम कर दिया हूं। और एक चीज और मैं इंफॉर्मेशन दे दूं
कि जो भी हमारे चैनल पे नए होंगे या पुराने होंगे, कोई भी उनको जो है अगर उनके पास बुक नहीं होगा तो आप लोग ये पीडीएफ मेरा डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है पवन सिंह सर के नाम से। क्या नाम से है? पवन सिंह सर के नाम से है। टेलीग्राम पे जाकर के आप सर्च कर सकते हैं, उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वहाँ वैसे भी सर्च नहीं कर सकते हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ ना। चलिए तो शुरू करते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी संसदीय शासन पद्धति। क्या होता है संसदीय शासन पद्धति? तो हमारे देश में जो है सो संसदीय शासन पद्धति को ही अपनाया गया है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे देश में जो है साथी सो संसदीय शासन पद्धति को ही अपनाया गया है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर ये संसदीय शासन पद्धति क्या होता है? संसदीय शासन प्रणाली हमें तो जानना पड़ेगा ना पहले, अगर उसे समझना है तो चलिए मैं वो भी बताता हूं आप लोगों को साथियों कि शासन की वह व्यवस्था, ध्यान से सुनना आप लोग सभी, शासन की वह व्यवस्था जिसमें व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ एवं सामंजस्यपूर्ण संबंध होता है, संसदीय शासन पद्धति कहलाता है। ध्यान से सुनना साथियों, शासन की वैसी व्यवस्था, शासन की वह व्यवस्था जिसमें कि व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के बीच जो है सो एकदम घनिष्ठ मित्रता हो, घनिष्ठ संबंध हो, उस व्यवस्था को जो है उसमें जो चीज सिस्टम आता है, मैं आगे भी आप लोगों को बताऊंगा। अभी सिंपल से जानिए कि इन दोनों में जिस तरह का घनिष्ठता है, ये दोनों जिसमें आते हैं उसे संसदीय शासन पद्धति कहा जाता है, उसे पार्लियामेंट्री सिस्टम कहा जाता है। कौन कौन आते हैं? व्यवस्थापिका और कार्यपालिका। अब मैं इसके बारे में बताऊंगा कि आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा साथी कि सर आपने तो ये बताया कि संसदीय शासन पद्धति क्या होता है, उसमें क्या क्या आते हैं, लेकिन ये जो एक नया वर्ड मेरे सामने आया व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, ये क्या होते हैं? आप लोगों के मन में तो क्वेश्चन आ सकता है ऐसा, और आना ही चाहिए क्योंकि जानकारी होनी चाहिए। पार्लियामेंट्री सिस्टम अगर हम पढ़ रहे हैं पूरा, हमें अच्छे से, मैंने बोला ना कि एकदम इतना डीपली एनालिसिस करके मैं आया हूं आप लोगों को बताने के लिए कि मजा आ जाएगा आज। चलिए तो पहले हम लोग क्या जानते हैं व्यवस्थापिका के बारे में। देखिए साथियों, व्यवस्थापिका का एक और नाम है जिसे कहा जाता है विधायिका। क्या कहा जाता है? विधायिका। एक सेकेंड मैं यहाँ पे एक पेज ऐड कर लूं ना। ये कहाँ पे था, कहाँ पे था, सॉरी। चलिए देखते हैं। हाँ, आ गया यहाँ पे ना। क्या हम लोगों को देखना था? पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम में अब हम लोग जानते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम में मैंने क्या अभी बताया आप लोगों को कि साथियों की व्यवस्था जो, एक सेकेंड रुकिएगा, थोड़ा दिक्कत हो रहा है ना, कोई बात नहीं। चलिए अब देखते हैं क्या अभी पढ़ रहे थे हम लोग संसदीय शासन पद्धति, उसमें क्या हम लोगों को जानना है? पहले हम लोग क्या जानेंगे, संसदीय शासन पद्धति में क्या क्या आते हैं? व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका। अब हम लोग, मैं आप लोगों को बताता हूं साथियों कि पहले हम लोग क्या जानते हैं? व्यवस्थापिका। चलिए जानते हैं पहले व्यवस्थापिका का एक और नाम कहा जाए तो क्या होता है? विधायिका। क्या होता है? विधायिका। अरे यार ये क्या हो रहा है, चल जाओ। चलिए अब लिखते हैं क्या? विधायिका क्या होता है? विधायिका। व्यवस्थापिका का एक और नाम कहा जाए तो विधायिका होता है। तब भी तो आपके पास वही प्रॉब्लम है कि सर आपने बोला विधायिका, व्यवस्थापिका को विधायिका कहा जाता है, लेकिन विधायिका है क्या वो तो बताइए ना। चलिए तो मैं ये बताता हूं कि विधायिका क्या होता है। पहले हम लोग जानते हैं विधायिका के बारे में। एक सेकेंड मैं ये भी बता दूं, विधायिका हो या व्यवस्थापिका दोनों एक ही है, तो दोनों में से किसी, मतलब दोनों का डेफिनेशन एक ही होगा। चलिए मैं बताता हूं विधायिका क्या होता है। विधायिका जो है यानी व्यवस्थापिका जो है सरकार का ऐसा अंग है, वह अंग है जो कि जनता के हित एवं कल्याण को नजर में रखते हुए, ध्यान से सुनिएगा साथियों, विधायिका एक सरकार का ऐसा अंग है, सरकार का एक ऐसा अंग है विधायिका या व्यवस्थापिका
जो कि जनता के हित एवं कल्याण को नजर में रखकर राज्य की नीतियों का निर्धारण करता है। क्या करता है? राज्य की नीतियों का निर्धारण करता है, और यह जो है सो कानूनों के माध्यम से राज्य की इच्छा को बताता है, इच्छा को व्यक्त करता है ना। तो वो क्या कहलाता है? व्यवस्थापिका कहलाता है या विधायिका कहलाता है। मैं फिर से एक बार बता दूं आप लोगों को साथियों, थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स आप लोग बनाते चलिएगा ना। एक छोटा छोटा पॉइंट जो मैं ये बता रहा हूं, जैसे विधायिका किसे कहते हैं, तो ये चीज मन में आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। आप लोग किताबी कीड़ा नहीं बनना है, किताबी कीड़ा बनने से कुछ नहीं होने वाला। आप लोगों को समझ में आना चाहिए सिंपल सा कि विधायिका कहते किसे हैं। ठीक है, तो विधायिका उसे कहा जाता है। विधायिका देखिए सरकार का एक ऐसा अंग है जिसमें कि जनता को यानी लोगों के हित में एवं उसके कल्याण को नजर में रखकर, उसके हित में कोई भी काम हो रहा है तो जनता के हित में एवं उसके कल्याण में को नजर में रखते हुए, अपनी दृष्टि में रख करके राज्य की नीतियों का निर्धारण करना, और यह जो है सो कानूनों के माध्यम से राज्य की इच्छा को व्यक्त करना। राज्य में जो व्यक्ति या फिर जो भी जनता रहते हैं उन सभी के इच्छाओं को व्यक्त करना किस रूप से? कानून के माध्यम से, कानूनी रूप से। तो वो क्या कहलाता है? विधायिका कहलाता है या व्यवस्थापिका कहलाता है। ठीक है, समझ में आया विधायिका किसे कहते हैं। अब देखिए विधायिका सरकार का एक ऐसा अंग है, ऐसा आधारभूत अंग है जिसमें कि दो अन्य जो है सो अंग, दो अन्य अंग को भी विधायिका में रखा गया है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर ये दो अंग और कौन कौन से आ गए भाई विधायिका में? विधायिका एक था, वो कम था क्या? चलिए कोई बात नहीं, हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार में जो है हमारी हमारे देश को चलाने के लिए जो है सो ये सभी है। तो उसमें क्या है? विधायिका के दो अंग और आधारभूत अंग है। कौन कौन से हैं? एक का नाम है कार्यपालिका। क्या नाम है? एक का नाम है, एक सेकेंड, एक का पहले का क्या नाम है? कार्यपालिका। क्या नाम है? कार्यपालिका। थोड़ा लिखते चलिएगा आप लोग ताकि आप लोगों को शॉर्ट नोट्स बन जाए। एक का नाम क्या है? कार्यपालिका, और दूसरे का नाम है न्यायपालिका। क्या आता है? न्यायपालिका ना। ठीक है, विधायिका क्या था ये मैंने आप लोगों को बताया। अब विधायिका के भी दो अंग होते हैं, ये भी मैंने आप लोगों को बताया। कौन कौन से अंग होते हैं? तो कार्यपालिका और दूसरा क्या होता है? न्यायपालिका। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा टॉपिक से साइड आ गए हैं। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। क्या होता है कि संसदीय शासन पद्धति में दो आते हैं। कौन कौन से? व्यवस्थापिका और कार्यपालिका। अब जो है कार्यपालिका की शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में न होकर के मंत्रिमंडल सॉरी एक हाथ में न होकर के मंत्रिमंडल या कैबिनेट के निहित होती है। कैबिनेट में निहित होती है ना। यानी कार्यपालिका का जो शक्ति है, कार्यपालिका का जो पावर है, वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है ना। वो किसके अंदर होता है? तो मंत्रिमंडल या फिर कैबिनेट के अंदर होता है। कैबिनेट के पास इसका जो है सो पूरा पावर होता है, या मंत्रिमंडल के पास। तो चलिए साथियों, कार्यपालिका को शक्ति विधायिका व्यवस्थापिका से प्राप्त होती है। देखिए मैंने बताया ना अभी आप लोगों को कि व्यवस्थापिका क्या होता है, विधायिका क्या होता है, यानी व्यवस्थापिका को ही विधायिका कहा जाता है। तो यहाँ पे व्यवस्थापिका से क्या होता है? कार्यपालिका को शक्ति प्राप्त होती है ना। और विधायिका जो है सो, विधायिका, कार्यपालिका जो है सो वो विधायिका का हमेशा उत्तरदायी होता है। यानी कार्यपालिका जो काम करेगा उस काम को हमेशा कोई भी काम किया तो विधायिका को उसे उत्तर देना रहता है, जवाब देना रहता है कि हमने ये काम किया, ये हिसाब सब देना रहता है। किसे देना रहता है? विधायिका को। कौन देगा? तो कार्यपालिका। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, सर आपने तो विधायिका बता दिया कि क्या होता है, आपने बता दिया कि विधायिका क्या होता है, लेकिन आपने यहाँ जो दो पॉइंट छोड़ा है, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इसे कौन बताएगा? इसे भी तो बताइए, क्योंकि विधायिका समझ गया मैंने। अब कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या होता है ये जानेंगे नहीं तो आगे हम लोग कैसे समझेंगे। तो चलिए साथियों मैं वो भी बताता हूं कि कार्यपालिका क्या होता है।
कार्यपालिका देखिए वह भी एक सरकार का ऐसा अंग है साथी, जो कि कानून के रूप में अभिव्यक्त जनता की इच्छा को कार्य में परिणत करती है। कहने का अर्थ ये है साथियों, ये मैं थोड़ा थोड़ा सा ये जो है ना लिख करके लाया हूँ, क्योंकि पूरा मुझे याद नहीं रह पाया। मैंने अच्छे से एनालिसिस किया, लेकिन आप लोगों को बताने के लिए कुछ तथ्यात्मक जानकारी की तरह मैंने लिख करके लाया है, आप लोगों को अच्छे से बताने के लिए ना। चलिए, तो कार्यपालिका जो है सो सरकार का वह अंग है साथियों, जो कि कानून के रूप में अभिव्यक्त जनता की इच्छा में कार्य करती है, कार्य करने में परिणत रहती है हमेशा। यानी यह जो है सो सरकार का ऐसा अंग है जो कि कानून के रूप में, किसके रूप में, ध्यान से सुनिएगा, कानून के रूप में जो है सो जनता की इच्छा को अभिव्यक्त करने के लिए कार्य में हमेशा लगी रहती है। जनता की जो इच्छा रहती है, कार्यपालिका का काम ही है, कार्यपालिका सिंपल सा वर्ड में तोड़ दिया जाए तो काम करने वाली, किसके लिए, तो जनता के लिए। किस रूप में, तो कानूनी रूप में, वो क्या कहलाता है, कार्यपालिका कहलाता है। यह वह धुरी है जिसके चारों ओर राज्य का वास्तविक प्रशासन घूमता है। मैंने भी बताया ना कि किसमें, कानूनी रूप में जनता के लिए जो काम करता है वो कार्यपालिका कहलाता है, सिंपल सा कहा जाए तो। यह ऐसा धुरी है, कार्यपालिका एक ऐसा, जैसे नहीं होता है हम लोग कुम्हार के घर देखे आप लोग, अगर कुछ बन रहा है तो उसके लिए क्या होता है, एक धुरी होता है, चक्का होता है, उसमें बीच का क्या होता है, धुरी होता है ना। उसी तरह से कहा जाए तो कार्यपालिका एक ऐसी धुरी है, एक ऐसा केंद्र बिंदु है जो कि जिसके चारों तरफ जो है सो राज्य का वास्तविक प्रशासन घूमते रहता है ना। जो प्रशासन है राज्य का, वो कार्यपालिका के अंदर आता है। अब मैं थोड़ा सा डीपली ये भी एनालिसिस करके आया हूँ आप लोगों के लिए कि कार्यपालिका के कौन कौन से प्रकार होते हैं, थोड़ा वो भी मैं बता दूं। ऐसे ये आपके सिलेबस में भी यहाँ पढ़ना नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा जानकारी दे देता हूँ, क्योंकि ये वीडियो जो है सो आप ही लोग नहीं, बहुत लोग देखते हैं, तो ये थोड़ा कम रहेगा उन लोगों के लिए, थोड़ा ज्यादा मैं बता देता हूँ ना। आप लोगों को ऐसे यहीं तक पढ़ना है, फिर भी आप लोग जानकारी रखिए, क्योंकि आगे आप लोगों को ये जानना ही जानना है, ठीक है। चलिए, तो क्या जानते हैं, कार्यपालिका के प्रकार जान लेते हैं। कार्यपालिका के प्रकार 5 प्रकार के होते हैं मुख्यतः। कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। नोट करते चलिएगा साथियों, मैं बताते चल रहा हूं। पहला का नाम है वास्तविक तथा नाम मात्र की कार्यपालिका। क्या है पहला, कार्यपालिका का प्रकार का पहला प्रकार क्या है, वास्तविक तथा नाम मात्र की कार्यपालिका। दूसरे का नाम है राजनीतिक और अस्थायी कार्यपालिका। दूसरे का क्या नाम है, राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका। आप लोग वीडियो पॉज करके, रोक करके, देख करके, अच्छे से सुन करके लिख लीजिएगा। मैं थोड़ा जल्द फास्ट बोल रहा हूं ना, कोई बात नहीं, आप लोग रोक करके लिख लीजिएगा, ठीक है। तो दूसरा क्या है, राजनीतिक और अस्थायी कार्यपालिका। तीसरा कार्यपालिका का प्रकार कौन सा है, तो संसदीय तथा अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। कौन 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 से, संसदीय और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। चौथा का नाम क्या है, एकल तथा बहु कार्यपालिका। और पांचवा का नाम है पैतृक तथा चुनी हुई कार्यपालिका, ठीक है। इन सभी कार्यपालिकाओं का काम अलग अलग है। उसके बाद जो है सो कार्यपालिका का कार्य भी मैं बताऊंगा आप लोगों को साथियों। इसमें इतना ही तक पढ़ना था, इसलिए मैं ज्यादा डीपली नहीं लेकर के आया हूँ। उसका कार्य भी मैं बता दूंगा, लेकिन कार्यपालिका में देखिए काम सिंपल सा क्या होता है। कार्यपालिका में कानून का सब सारा डिपार्टमेंट कार्यपालिका का होता है, आर्थिक डिपार्टमेंट उसका होता है, मतलब बहुत सारा है। वो चीज मैं आप लोगों को बता दूंगा। करीब 10 जो है सो मुख्य इसका प्रकार है। कार्यपालिका का जो काम है वो 10 मतलब महत्वपूर्ण रूप से 10 जो है इंपॉर्टेंट है, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। कभी एक और सेशन लेकर के आऊंगा कार्यपालिका के लिए स्पेशली। अभी इतना ही तक जानिए, ठीक है। चलिए, तो कार्यपालिका के बारे में आप लोगों ने जान लिया। अब हम लोग जानते हैं किसके बारे में, न्यायपालिका के बारे में। किसके बारे में, न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या होता है भाई, न्यायपालिका के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, न्यायपालिका जो है साथियों, वो जो है सो सरकार का ये भी एक ऐसा अंग है जिसका प्रमुख कार्य जो है सो संविधान की व्याख्या करना तथा कानूनों को भंग करने वाले को दंड देना। एकदम आसान है न्यायपालिका, ध्यान से सुनिएगा। न्यायपालिका सरकार का ऐसा अंग है जिसके अंदर क्या होता है कि संविधान की व्याख्या करने वाले को ना,
संविधान की व्याख्या करना तथा कानूनों को भंग करने वाले को जो है सो दंड देता है। ये क्या कौन देता है? तो न्यायपालिका, वही न्यायपालिका कहलाता है। क्या होता है? इस तरह कानूनों की व्याख्या करना व उनका उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को दंडित करना ही न्यायपालिका का काम है। न्यायपालिका के अंदर ये आता है। ठीक है, तो क्या हमने सीखा साथियों? विधायिका हमने जान लिया, कार्यपालिका जान लिया और न्यायपालिका जान लिया। अब न्यायपालिका के क्या क्या काम होते हैं थोड़ा वो भी मैं बता दूं आप लोगों को, ताकि थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आगे रखिए, आप लोगों को काम देगा। तो न्यायपालिका का काम मैं बताता हूं। जैसे न्याय करना न्यायपालिका का काम हो गया, कानून की व्याख्या करना न्यायपालिका का काम हो गया, संविधान की रक्षा करना न्यायपालिका का काम हो गया, नागरिक अधिकारों व स्वतंत्रताओं की रक्षा करना ये भी जो है सो न्यायपालिका का काम हो गया, सलाहकारी कार्य जो है सो न्यायपालिका करेगी, राजनीतिक व्यवस्था को स्थायित्व व शांति कायम रखना न्यायपालिका का काम है, प्रशासनिक कार्य ये भी न्यायपालिका का काम है, अन्य कार्य ये भी न्यायपालिका का काम है। अब अन्य कार्य, अब बोल रहे हो सर अन्य कार्य ये क्या हो गया भाई? आपने तो प्रशासनिक ये सब तो एक एक नाम धर के भले बोला, लेकिन ये अन्य काम क्या होता है? अन्य कार्य, तो अन्य कार्य में मैं आप लोगों को बता दूं साथियों कि ये जो है सो सार्वजनिक संपत्तियों का मतलब प्रन्यासियों को जो है सो नियुक्त करना, किसी को भी शस्त्र लाइसेंस का जारी मतलब किसी का भी अगर कोई वेपन रखता है कोई, तो उसके लाइसेंस को जारी करना, ये सारा जो है सो न्यायपालिका का काम है। बहुत सारा काम है, जैसे उच्च अधिकारियों को शपथ दिलाना भी न्यायपालिका का ही काम है ना। तो इस तरह का काम है बहुत सारा, न्यायपालिका करती है। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद आगे हम लोग अब आते हैं अपने टॉपिक पे। न्यायपालिका ये हो गया, ये सारा उत्तरदायी होता है। केंद्र स्तर पर कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। हो केंद्र स्तर पर कौन होता है कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष? राष्ट्रपति। लिखते चलेगा थोड़ा सा, ये शॉर्ट नोट्स टाइप का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन वास्तविक शक्ति मंत्री परिषद के हाथ में होती है। किसके हाथ में होती है वास्तविक शक्ति? मंत्री परिषद के हाथ में होती है। लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। देखिए, मंत्री परिषद का अध्यक्ष जो है सो प्रधानमंत्री होता है, और लोकसभा में जो है सो बहुमत प्राप्त दल के नेता को जो है सो प्रधानमंत्री कहा जाता है। प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया जाता है। ये तो वही बात हो गई कि इज्जत दे करके इज्जत ले लेना, यानी पावर पे भले ही आगे है, यानी जैसे कहा जाए तो राष्ट्रपति को जो है सो एक दिया गया है मंत्री परिषद में उसको शक्ति है, लेकिन मतलब कार्यपालिका के संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति भले ही है, लेकिन इसका जो असली पावर है ना वो मंत्री परिषद के पास ही रहता है, मंत्री परिषद के हाथ में ही रहता है ना। और मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है ना। ठीक है, तो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, यानी लोकसभा में जिसका ज्यादा बहुमत रहा उसे प्रधानमंत्री पे नियुक्त किया जाता है। जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री, हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। ठीक है, प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो सकता है। प्रधानमंत्री जो है सो राज्यसभा या लोकसभा किसी का भी सदस्य हो सकता है, ये चीज आप लोगों को ध्यान रहे। ठीक है, मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्री परिषद जो है साथी वो लोकसभा के प्रति हमेशा उत्तरदायी रहती है, ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए साथियों, संसदीय शासन पद्धति यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। मैंने यहाँ एक एक पॉइंट अच्छे से मैं डील करके बता रहा हूँ, एक एक लाइन को मैं अच्छे से बता रहा हूँ, तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है साथियों, कल हम लोग फिर पढ़ेंगे आगे अगला चैप्टर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स, मतलब बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करना है कि महिलाएं आप लोग के साथ सुरक्षित महसूस करें। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।